हेलो दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करने के सिलसिले में हमने पिछले वीडियो में हमने द कंपनी रूल खत्म कर लिया था। आज क्राउन रूल पे आगे बढ़ेंगे। कंपनी रूल खत्म कर लिया था, क्राउन रूल पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या है, व्हाट इज कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा, आई होप दिस इज विजिबल या। कंपनी रूल और क्राउन रूल का एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे। सो देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। एंड देन उसके बाद एक टाइम आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। और और उसके बाद फिर क्राउन, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया और वो इंडिया के ऊपर रूल करने लगा। जो पहला पार्ट है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी रूल कर रही थी, दैट इज कंपनी रूल। और उसके बाद जब क्राउन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया, दैट इज क्राउन रूल। शुरुआत कहाँ हुई थी? शुरुआत हुई थी 1600 में, 1600 में। एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर या लाइसेंस दिया था इंग्लैंड की क्वीन ने, ट्रेड करने के लिए इन इंडिया। उसको एक मोनोपोली दे दी थी। तो 1600 में एज अ ट्रेडर्स, व्यापारी वो लोग आए थे। आस्ते आस्ते उन्होंने पावर गेन करना शुरू किया, इधर उधर करके, डिवाइड एंड रूल वट एवर करते करते इन लोगों ने पावर गेन किया। और बाय द टाइम हम लोग 1757 तक पहुंचते हैं, तब इतने ये पावरफुल हो चुके हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो गई है कि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रही है, इसकी खुद की एक सेना भी है। और ये लोग एक एक बैटल होता है जिसमें बंगाल के नवाब को ये लोग हराते हैं प्लासी में। एक बहुत बड़ा युद्ध होता है ये प्लासी। उसके तुरंत बाद 1765 में एक और बड़ा युद्ध होता है, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है तीन लोगों की मिली हुई सेना को, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पेरर। तीनों की मिली जुली फोर्स को ब्रिटिश हरा देते हैं बक्सर में। और इसके बाद शुरू होता है इनका टेरिटोरियल पावर। मतलब अभी तक वो लोग ट्रेडर थे, यस, उनके पास सेना थी, बट अभी तक वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक छोटे से स्टेट के जैसा एक लैंड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन रन करने वाली पार्टी नहीं बनी थी अब तक। लेकिन बक्सर में हार के बाद मुगल एम्पेरर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं दीवानी। दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्शन राइट्स। और टैक्स ऑन व्हाट? ऑन लैंड, लैंड रेवेन्यू। इनके कंट्रोल में कुछ लैंड आती है। कौन सी लैंड? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लैंड के ऊपर ये लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा बन जाता है इनका बंगाल प्रोविंस। वैसे ही फिर इनका एक और टेरिटरी सामने आता है, मैड्रास प्रोविंस, उसके बाद बॉम्बे प्रोविंस। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीन प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल करने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम्स अ टेरिटोरियल पावर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है, नॉट जस्ट ट्रेडिंग बॉडी। ये कब हुआ? 1765 में। लेकिन जैसे ही ये लोग 1765 में क्या कलेक्ट कर रहे हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पैसे। और पैसे का एक शेयर कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गेटिंग सम मनी। ब्रिटेन के जो बिजनेसमैन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो पैसा पा रहे हैं। ओवरऑल पैसा ब्रिटेन में जा रहा है, ब्रिटेन अमीर हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ब्रिटिश क्राउन का एक इंटरेस्ट इसमें आ जाता है कि ये कंपनी का ध्यान रखना है, ये कंपनी कुछ गंडगोल ना करे, कंपनी कुछ गड़बड़ ना करे, पैसे लगातार आते रहने चाहिए। इसीलिए अब जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड में, वो सोचती है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 1773 में वो लोग शुरू करते हैं, पहला लॉ पास करते हैं ब्रिटेन पार्लियामेंट इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आप देखेंगे 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853, अगर आपको बोला जाए तो एकदम देखते ही आप समझ जाएंगे कि 1773 के बाद 20 साल के बाद 1793, 20 साल के बाद 1813, 20 साल के बाद 33, 20 साल के बाद 53, ये 20 साल के गैप पे हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या ये एक जस्ट एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं है। 1773 में
कंपनी को कंट्रोल करने के लिए देखा गया कि ठीक है, तुम्हारा जो लाइसेंस है, चार्टर है, उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। 20 साल के लिए गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिया, और 20 साल के लिए, और ऐसे हर 20 साल पे रिन्यू करते गए इसका चार्टर। तो उसीलिए ये जो एक्ट्स है 20-20 साल के गैप में है, और ये सारे के सारे हैं चार्टर एक्ट्स। इनको चार्टर एक्ट्स कहते हैं क्योंकि ये चार्टर रिन्यू करने के लिए हैं। फाइन। तो इस ये जो 20-20 साल का असेंडिंग ऑर्डर है, इसमें सिर्फ 3 एक एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे 1781, एक एक्सेप्शन है 1784, और एक एक्सेप्शन है 1786। ये तीनों ये 20-20 साल वाले पैटर्न में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये चार्टर एक्ट्स नहीं है। चार्टर एक्ट्स ये वाले हैं 20-20 साल वाले, क्योंकि 20-20 साल पे रिन्यू हो रहा है। तो ये सारे चार्टर एक्ट्स हैं, और ये तीनों जो अलग हैं, इनका इनका अलग कुछ मुद्दा था। 1781 में 73 वाले अमेंड लॉ को थोड़ा अमेंड किया गया, तो अमेंडिंग एक्ट बन गया। 84 में विलियम पिट नए प्राइम मिनिस्टर आए, तो उनको लगा कि इतिहास में उनको अपनी छाप छोड़नी है, तो वो एक लॉ पास करके कुछ चेंजेस करके गए। और 1786 में कॉर्नवालिस, पैसे की जरूरत थी, नौकरी चाहिए थी, लेकिन इंडिया नहीं आना चाहते थे। इनको पार्लियामेंट बोल रहा था आप चले जाइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, नहीं आना चाहते थे। इंडिया का मौसम पसंद नहीं था। तो उन्होंने नहीं आना पड़े इसके लिए 2 शर्तें रखी, कि मैं तभी जाऊंगा अगर आप मेरी ये 2 शर्तें मान लोगे। तो पार्लियामेंट ने वो 2 शर्तें मान ली, और उनको आना पड़ा। तो वो दो शर्तों को मानने के लिए ये लॉ पास किया गया था। सो ये तीनों जो लॉ हैं, ये चार्टर रिन्यू करने के लिए नहीं है, उसलिए ये तीनों चार्टर एक्ट नहीं है। 81 है अमेंडिंग एक्ट, 84 है पिट्स एक्ट, और 86 है जस्ट द एक्ट ऑफ 1786, और कुछ नहीं। और बाकी जो 20-20 साल के गैप पे हैं, ये सारे चार्टर एक्ट हैं, जहां 20-20 साल पे चार्टर रिन्यू हो रहा है। 1853 के बाद और रिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि 1857 में हो गई क्रांति। क्रांति में उनका पूरा शासन डगमगा गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, हमें डायरेक्टली सामने आना पड़ेगा और डायरेक्टली रूल करना पड़ेगा। कंपनी को एबोलिश कर दिया गया, कंपनी को गायब कर दिया गया, और उसके जगह पे क्वीन पार्लियामेंट ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया, और इसके बाद शुरू होता है क्राउन रूल। 1765 में जब इनको दीवानी मिली बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, और पैसा कलेक्ट करने लगे, तब से लेके 1858 तक, तब से लेके 1858 तक, 1765 से जब इनको दीवानी मिली, यानी ये कंट्रोलिंग पावर आ गया, तब से लेकर 1858 तक कहते हैं कंपनी रूल। क्यों? क्योंकि कंपनी रूल कर रही थी। 1857 की क्रांति के बाद, जब क्रांति को शांत कर पाए जब ब्रिटेन शांत कर पाया, तो 1858 में जब उनको टाइम मिला, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, अब 1858 से अब डायरेक्टली पार्लियामेंट और क्राउन के कंट्रोल में हो गया। तब से लेके आजादी तक 1947 कहते हैं क्राउन रूल। तो ये कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या है, थोड़ा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी रूल हमारा खत्म हो चुका है, अब हम जाएंगे क्राउन रूल में, जो कि 1858 से 1947। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो पहला वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, शांत करते करते 1858 हो गया। जब तक टाइम मिला इनको कुछ सोच के कुछ नया करने का, तब तक ऑलरेडी 1858 आ चुका था। सो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। अच्छा, एक और चीज, अब आप देखेंगे कि 1858 से लेके जो 1947 तक जो एक्ट है, इसमें किसी भी एक्ट का नाम आपको नहीं दिखेगा कि चार्टर एक्ट है। या तो रहेगा वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट, या फिर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्योंकि अब कोई किसी का चार्टर रिन्यू नहीं करना है, किसी को लाइसेंस रिन्यू नहीं करना है किसी कंपनी का। इंडियन काउंसिल में कुछ चेंजेस करने हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या फिर कोई और मुद्दा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट, यही नाम से सारे लॉ रहेंगे। और देखेंगे कि आप 20-20 साल का कोई ऐसा कुछ मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। 1858 में पहला, दूसरा 1861 में 3 साल बाद, उसके बाद 1892 31 साल का गैप, उसके बाद 1909 8 9 17 साल का गैप, उसके बाद 10 साल के बाद 1919,
उसके बाद और 16 साल के बाद 1935, उसके बाद 12 साल बाद 1947। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है कि 10-20 साल का लगातार गैप है, ऊपर नीचे है। क्यों? क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ी तब तब पार्लियामेंट ने लॉ पास किया। कोई चार्टर या किसी का लाइसेंस रिन्यू करने की बात नहीं थी। ठीक है, फाइन। सो क्राउन रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको ये भी कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, इंडिया में अच्छा शासन, सुशासन लाने वाला एक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिखा और क्वीन को दिखा कि यार हमारा तो साम्राज्य खत्म होने वाला था इंडिया में, किसी तरह से बाल बाल बच पाए। somehow we were about to और क्यों बच पाए? क्योंकि इंडिया में ही जो बड़े बड़े बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से राजा महाराजा जमींदार, उन्होंने धोखा दिया रिवोल्ट को, और उन लोगों ने ब्रिटिश का हेल्प किया, उसीलिए ये बच पाए। तो बचने के बाद इन्होंने सोचा कि अच्छा क्या किया जाए अब, अच्छा चलो इंडिया में अब हम वापिस अपना इमेज ठीक करते हैं, लेट्स इंप्रूव आवर इमेज। तो अब ये सामने आके बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी तक ये प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल्दो पीछे से उसको पार्लियामेंट ही चला रहा था, बट फिर भी जस्ट अपना फेस सेव करने के लिए आके बोलती है पार्लियामेंट कि डियर इंडियन पीपल, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी रूल कर रही थी, जो कि बहुत सारा मिस रूल, मिस मैनेजमेंट कर रही थी, बैड गवर्नमेंट, उसके बहुत सारे गलत स्टेप्स उसने लिए। सो हमने उनको हटा दिया है और अब हम सुशासन, अच्छा शासन लाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन में है, जो हम हिंदी में कहते हैं राम राज्य, वैसा ही उस टाइप का कुछ कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड में जो रानी जी का जो पीसफुल राज्य है, उस तरह का राज्य हम इंडिया में लाएंगे बाई एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। ठीक है। एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सुपड़ा साफ, इट वॉज इरेज्ड, मिटा दिया गया, देयर इज नथिंग नाउ कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स थे, जो भी उसकी कंट्रोल्ड टेरिटरी थी और जो भी उसके रेवेन्यूज थे, सबको ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन को पास कर दिया गया। क्वीन को पास कर दिया गया मतलब पार्लियामेंट, बेसिकली जैसे इंडिया में है प्रेसिडेंट का नाम पे होता है कि प्रेसिडेंट सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली करता कौन है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। इंडिया henceforth, एक मिनट, या इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। अब से इंडिया को कहा जाएगा कि अब इंडिया पे शासन कौन कर रहा है? क्वीन कर रही है। तो अब इंडिया में जो भी होगा क्वीन के नाम पे होगा, हर मेजेस्टी। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइस रॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नामकरण कर दिया गया, उनका नाम चेंज कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, जो पहले कलकत्ता में बैठ के पूरा देश चलाते थे, पूरा ब्रिटिश टेरिटरी चलाते थे, गवर्नर जनरल, अब उनके जगह पे नया पोस्ट, नाम चेंज किया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इस नाम, ये नाम बहुत सिग्निफिकेंस है, वाइस रॉय। रॉय वर्ड कम्स फ्रॉम रॉयल, सो बेसिकली रॉयल, क्राउन, क्वीन या किंग की याद दिलाता है रॉय। और वाइस रॉय मतलब उनका डेपुटी, उनके जस्ट नीचे, उनका सेकंड। सो वाइस रॉय मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वैसे रॉयल का वाइस रॉयल। सो वाइस रॉय इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। वो क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है। और लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले बने, ही वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय। तो लॉर्ड कैनिंग सिर्फ वाइस रॉय ही नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल भी थे। सो रिवोल्ट ब्रेकआउट होने के पहले वो गवर्नर जनरल थे, लेकिन समहाउ उन्होंने रिवोल्ट को कंट्रोल करने में सफल रहे। और वो सफल रहे तो जब नया शासन आ गया, अब कंपनी खत्म हो गई, अब क्वीन का रूल आ गया, फिर भी उनको रखा गया, लॉर्ड कैनिंग को रखा गया, और उन्हीं को बोल दिया गया कि ठीक है, अब तो गवर्नर जनरल बोल के कोई होगा नहीं, वाइस रॉय होगा। तो आप ही अब गवर्नर जनरल से वाइस रॉय हो गए। सो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय, एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल, और पहले वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एंडेड, आपको याद होगा अगर आप पीछे वीडियोस में जाएंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, जो विलियम पिट जूनियर, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1784 में एक चेंज लाया था। क्या चेंज लाया था उन्होंने? डबल गवर्नमेंट। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। तो उसके दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है ट्रेडिंग और दूसरा फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन।
जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेंगे बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर्स हैं उसके, वो पहले कंट्रोल करते करते थे, वो भी अभी भी वही कंट्रोल करेंगे, लेकिन सिर्फ ट्रेड वाले मुद्दों को। एडमिनिस्ट्रेशन वाले मुद्दों को वो कंट्रोल नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, लड़ाई कहाँ करना है, पीस ट्रीटी कहाँ करना है, रेवेन्यू कितना परसेंट इकट्ठा होगा, कहाँ जाएगा, क्या हथियार खरीदने हैं, सेना में भर्ती करना है कि नहीं, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी होगी जिसे कहते हैं जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक गवर्नमेंट बॉडी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कंट्रोल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दो कंट्रोल थे, एक तरफ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरी तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये डबल कंट्रोल ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कहते थे डबल गवर्नमेंट। दिस वाज कॉल्ड डबल गवर्नमेंट। सो इस डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया 1784 के बाद। अब कितने साल, 16 साल, 16 साल और 58 साल, मतलब 74, आफ्टर 74 ईयर्स ऑफ बीइंग इन एग्जिस्टेंस, अब डबल गवर्नमेंट खत्म हो गई। तो डबल गवर्नमेंट जब खत्म हो गई तो उसकी जगह पे क्या आएगा? अब देखिए, कोई कंपनी रही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई कंपनी है नहीं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत है नहीं, देयर आर नो डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी हटा दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा के उसके जगह पे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? ही यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया इज अ कंट्री और इंडिया की एक कॉलोनी भी है। वी आर नॉट अ कॉलोनियल पावर, हम कॉलोनी नहीं बनाते हैं, बट जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देता हूं कि इंडिया के बाहर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है आइलैंड एबीसी। ये आइलैंड को भी इंडिया कंट्रोल करता है, ये हमारा टेरिटरी नहीं है, ये दूसरा एक कंट्री था, उसको हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। वी हैव कॉलोनाइज दैट फॉर एग्जाम्पल। सो इंडिया का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर होंगे, उसके अंदर फिनेंस मिनिस्टर होंगे, उसके अंदर होम मिनिस्टर होंगे, ऐसे कुछ कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर को चुनते हैं कि ठीक है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। सो आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये जो हमारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो हमारा जिस पार्ट को हमने कॉलोनाइज किया है, इसको भी कंट्रोल आप करेंगे। सो एक कैबिनेट मिनिस्टर को एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कॉलोनाइज्ड कंट्री को भी कंट्रोल करने के लिए। यही था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ नहीं, वो इंग्लैंड के ही कैबिनेट के कोई एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपका काम अब से होगा इंडिया का सब कुछ देखना, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, इंटायर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसका मतलब उनकी जवाबदेही होगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में उनको सवाल किया जा सकेगा। उसको ऑपोजिशन पार्टीज या रूलिंग पार्टी या गवर्नर या कोई भी, सॉरी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो वहां पे है नहीं, वहां पे क्राउन है, वहां पे किंग या क्वीन थे इंग्लैंड में। सो किंग या क्वीन, किंग या क्वीन को हटा दीजिए, छोड़िए, किंग क्वीन नहीं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उनको सवाल कर सकता है। पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आंसर देना होगा, उनको पार्लियामेंट में लोग खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं कि डियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया से कितना रेवेन्यू आ रहा है, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स कैसे हैं, इंडिया में ह्यूमन राइट कंडीशन कैसा है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज ही इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है। और ये जो वाइस रॉय थे जो कलकत्ता में बैठते थे, जो पहले वाले लॉर्ड कैनिंग बने, ये वाइस रॉय ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द बॉस ऑफ वाइस रॉय, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। सो हो क्या रहा था कि इंग्लैंड में कौन है जो इंडिया के बारे में सब कुछ देख रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इंडिया में कौन कंट्रोल कर रहा है? वाइस रॉय। बट वाइस रॉय वॉज अ स्मॉलर ऑफिसर और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते थे। ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर बॉडी बनाई गई, विच वॉज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अ 15 मेंबर बॉडी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेंगे, लेकिन सिर्फ एडवाइजरी, देवर ओनली एडवाइजरी बॉडी, वो सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं,
उनका डिसीजन, वो जो भी एडवाइस देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको मान भी सकते हैं या मना भी कर सकते हैं मानने से। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1858 में कोई बदलाव नहीं आया, एब्सोल्युटली देयर वाज प्रॉप इंडिया में क्या चल रहा है। सो हियर इज इंडिया एंड हियर इज इंग्लैंड। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, इंडिया में लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, भुखमरी, वॉट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके वाइस रॉय कर दिया गया, और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया 1858 वाले एक्ट में। क्या चेंज आया, इंग्लैंड में सेटअप चेंज किया गया। इंग्लैंड में क्या था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये सबको हटा के उसकी जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ला दिया गया, और उनको 15 बंदों का एक बॉडी दे दिया गया, 15 बंदों का एक काउंसिल। सो व्हाट चेंज्ड, द चेंज हैपेंड इन द मशीनरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जो कंट्रोल करेगी इंडिया को, उसमें चेंज लाया गया। खुद इंडिया के अंदर जिस तरह से सरकार चल रही थी, जो जैसे भी जो चल रहा था वैसे ही चलता रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया 1858 के एक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1858 के 3 साल बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो देखिए क्या हुआ था कि 1857 में हुआ रिवोल्ट, 1857 में रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट से झटका जो लगा, उस झटके से उबरते उबरते इनको 1858 हो गया। लेकिन 1858 तक भी ये कुछ क्लियरली सोच नहीं पाए थे कि आगे क्या करना है। तो जल्दी से एक एक्ट पास कर दिया जहां पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, सारा पावर क्राउन को ट्रांसफर कर दिया, और गवर्नर जनरल का नाम वाइसरॉय कर दिया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सब यही सब किया। मतलब कुछ खास कुछ नहीं चेंज किया गया। तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा जब सांस लेने का वक्त मिला इनको, तो थोड़ा सांस लेके कुछ चेंजेस करने के बाद 1861 में एक्चुअली एक लॉ पास हुआ जहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो 1861 में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है या किंग किंग या क्वीन, उनको समझ में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर इंडियंस को रूल करना है तो वहां के लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसी कोऑपरेशन के चलते वो 1857 के रिवोल्ट को जीत पाए थे, वो इसको कंट्रोल कर पाए थे, बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द रिच एंड द पावरफुल जमींदार्स एंड किंग्स इन इंडिया। इंडिया के ही रईस लोगों ने हेल्प किया था, कोऑपरेट किया था, तो इनका शासन बच पाया था ब्रिटेन का। तो इनको लगा कि अगर कंट्रोल करना है तो भाई इनका कोऑपरेशन हमको चाहिए कंट्री चलाने में। गरीबों को लेके कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कोऑपरेशन चाहिए किसका, आम इंसान का नहीं, बट जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनका कोऑपरेशन हमको चाहिए। जो पढ़े लिखे रिच पीपल इंडिया में, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंडिया में जो बिजनेस क्लास है, इंडिया में जो हाईली एडुकेटेड लोग जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल इनके भले के लिए है, तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। सो यही कोऑपरेशन पाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुए थे, 1861, 1892 और 1909। उसमें पहला है 1861। सो 1861 का जो एक्ट है इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इट्स कॉल्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट। आपको याद होगा कि इसके पहले क्या किया गया था, 1833 में क्या किया था कि जो गवर्नर थे, पहले जो 19 सॉरी 1773 में ही जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 आते आते ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको सारा पावर दे दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 1853 में बोला गया कि ये जो लॉ मेकिंग है ये एक स्पेशल फंक्शन है, ये गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल में जो 4-5 मेंबर हैं उनसे नहीं होगा। तो एक अलग बॉडी बनाई गई, एक्स्ट्रा 6 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई। ये 6 मेंबर को 1853 में बोला गया द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था क्योंकि ये 6 बंदे थे, ये 6 बंदे लॉ बनाते थे, लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाते थे ये लोग।
और लॉ बनाने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करते थे जो कि पार्लियामेंट में ब्रिटेन में होता था। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद वोट, मेजोरिटी वोट से लॉ पास करना। सो इस 6 मेंबर की छोटी सी बॉडी को बोलते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसी काउंसिल के ऊपर अब अगला एक्ट है। अब इसी काउंसिल में और चेंज हो रहा है, इसको और बड़ा किया जा रहा है, इसको और पावर्स दिए जा रहे हैं, और उसमें लोकल जो अमीर रईस बड़े लोग हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। यही सब होगा 1861 में, 1893 में, यही सब देखने को मिलेगा। सो 1861 में जो पास किया गया उसको कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, क्योंकि जो इंडिया का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुछ चेंज लाया गया। It was the beginning of representative institutions by associating Indians with the law making process. अभी तक जो 6 बंदे थे प्लस 6, जो 6 बंदे थे जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, ये 6 बंदे ज्यादातर, ज्यादातर क्या, ये 6 बंदे ऑलवेज दे वर ऑल ब्रिटिश गाइज, ये सब अंग्रेज बंदे थे। एक सेकेंड। ठीक है। सो ये जो 6 बंदे थे पहले जो लॉ बनाने के लिए जिनको बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे के सारे फिरंगी थे, फॉरेनर थे। बट अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कुछ बड़े बड़े इंडियंस को भी इंक्लूड करने का। सो इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना था, एंड सो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस आर स्टार्टिंग। सो इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियंस अब दिखाई देंगे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो इट इज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है अब ये लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। वाइसरॉय टू नॉमिनेट सम इंडियंस। सो देखिए अब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो दिल्ली में बैठती थी, सॉरी नॉट दिल्ली, अभी भी कलकत्ता में बैठ रहे हैं, दिल्ली में नहीं बैठ रहे हैं अभी भी, अभी तक कलकत्ता में ही है, 1911 में दिल्ली जाएंगे। सो ये जो कलकत्ता में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठती थी और वाइस रॉय उसके हेड में ऊपर बैठते थे। सो अब जब वाइस रॉय को ये पावर दिया गया कि वाइस रॉय विल नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो कुछ इंडियंस इसका हिस्सा बनेंगे, बट इंडियंस को अभी भी नॉन ऑफिशियल बोला जाएगा, दे आर नॉट ऑफिशियल, वो अनऑफिशियल मेंबर्स है। सो वाइस रॉय कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे, और ये 6 से बढ़ के 7, 8, 9 हो जाएगा। काउंसिल विल इंक्रीज, द काउंसिल विल बी एक्सपैंडेड, एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए जाएंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो 6 बंदे थे और 3 बंदों को ऐड करके 9 कर दिया गया। कौन से 3 बंदों को उन्होंने नॉमिनेट किया? राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड सर दिनकर राव। दिनकर राव के नाम में सर लगा हुआ है, मतलब उन्हें नाइटहुड मिला हुआ है, मतलब इंग्लैंड के किंग या क्वीन ने इनको सर की उपाधि दी है। सो ऑब्वियसली ये वहां पे काफी साल रहे होंगे, ऑब्वियसली वहां पे उनका कुछ बिजनेस होगा या वहां पे उन्होंने पढ़ाई की होगी, बहुत कुछ वहां पे वो इंग्लैंड से एसोसिएटेड रहे होंगे, उसीलिए उन्हें सर की उपाधि मिली थी। सो यू कैन सी एक राजा है, दूसरे महाराजा है, और तीसरे एक सर की उपाधि वाले हैं। सो ऑब्वियसली दीज आर नॉट कॉमन पीपल, दीज आर ऑल द क्रीम डीला क्रीम, टॉप के रईस लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जो कि नॉर्मली ब्रिटिश राज को सपोर्ट ही करेंगे। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करके एक तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है कि हाँ हम इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं, बट वैसे ही इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं जिनका कोऑपरेशन रहने से ब्रिटिश राज चलता रहेगा। ठीक है। सो दिस 1861 एक्ट ने क्या किया? दिस इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया कि एक तरह का सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड चला था। क्या ट्रेंड था? 1773, 1773 जब हुआ, उस समय 1773 के टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी, तीनों लगभग बराबर थी। तीनों में एक गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर। बट 1773 ने क्या बोला कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको अब से गवर्नर जनरल बोला जाएगा। उसके बाद 1833 आते आते, ये जो 60 साल का फैसला है तय करते करते, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद कीजिए। और ये गवर्नर जनरल को सारे पावर दे दिए गए, वो ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपका
बिंगो मैड्रास, सॉरी मैड्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी, और तब तक एक आगरा प्रेसिडेंसी हो गई थी। आगरा प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, चारों प्रेसिडेंसी के ऊपर सारा लॉ मेकिंग पावर इनको दे दिया गया था, सारा पावर इनके पास था, लॉ मेकिंग पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एवरीथिंग, एंड ऑल द पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम अदर गवर्नर्स। सो ये एक सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड था, पूरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बंदे में सारा पावर केंद्रित कर दिया गया था। सो दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी फ्रॉम 1773 टू 1833। लेकिन 1861 से ये इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, आस्ते आस्ते दूसरे प्रेसिडेंसीज जो थे उनको वापस पावर दिया गया, आस्ते आस्ते फिर से उनके पावर बहाल कर दिए गए, ताकि आस्ते आस्ते ये जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो गई थी वो आस्ते आस्ते फिर से डिसेंट्रलाइज हो गई। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, process of decentralization was begun by restoring the legislative powers of बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसीज। बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसी को वापस लॉ बनाने का पावर दे दिया गया, उनके जो गवर्नर्स थे वो अब लॉ बना सकते थे अपने प्रेसिडेंसी के लिए। Thus, it reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act and reached its climax under the Charter Act of 1833। मैंने बताया कि 73 से स्टार्ट हुई और 60 साल बाद 1833 में ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पूरे पीक पर पहुंच गई थी, जहां पे एक बंदे के अंदर सारा पावर केंद्रित कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में बैठते थे। अच्छा, दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, आस्ते आस्ते किया जा रहा है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, जो लॉ मेकिंग का पावर है उसको डिवॉल्व करके वापस बॉम्बे और मैड्रास को दे दिया जा रहा है। आस्ते आस्ते हुआ क्या, इट रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1861 में जो स्टार्ट हुआ, 1937 आते आते मतलब 29 साल और यहाँ पे 37 साल, 29 और 37 का मतलब हो गया 66 ईयर्स। अगले 66 सालों में वापस डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ, और 1937 आते आते ऐसा हो गया था कि जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस ऑलमोस्ट काफी सारे, मैक्सिमम मैटर्स में वो टोटली ऑटोनॉमस थे सेंटर से। सो आप आगे जाके जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप स्पेक्ट्रम में, तो आप देखेंगे कि 1937 में एक इलेक्शन भी हुआ था। उस इलेक्शन में तब तक ब्रिटिश के आई थिंक इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस हो गए थे ब्रिटिश के, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, असम असम ये सब मिलाते मिलाते 11 प्रोविंसेस हो गए थे 1937 आते आते। और जब इलेक्शन हुए थे तो दिस 11 प्रोविंसेस आर लाइक 11 स्टेट्स। सो इसमें से आई थिंक 11 में से 9 प्रोविंसेस में, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, और 11 में से 9 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी थी उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। सो फॉर एग्जाम्पल जो मैड्रास प्रेसिडेंसी है वहां पे 1937 में एक चीफ मिनिस्टर थे, और कौन था वो, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो आईएनसी के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मैड्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर थे इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। और काफी सारे पावर उनको दिए गए थे, कुछ कुछ पावर, इंपॉर्टेंट पावर्स उनको सेंटर ने नहीं दिया था, बट अदरवाइज प्रोविंस को काफी सारे पावर दिए गए थे। वो ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस, ऑलमोस्ट एक स्टेट की तरह फंक्शन करते थे, इंडिपेंडेंटली अपना काफी सारा काम खुद कर लेते थे। सो ये चीज, और ये जो इनका 1937 में जब इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली था मैड्रास में या किसी भी प्रोविंस में, वहां बैठ के वो अपने प्रोविंस के मैक्सिमम लॉज खुद ही बना लेते थे। तो ये इतना सारा डिसेंट्रलाइजेशन जो 1937 तक हम देख पा रहे हैं, वो स्टार्ट हुआ था 1861 में। 1861 में पहली बार सेंटर का पावर निकाल के आस्ते आस्ते बॉम्बे मैड्रास को दिया गया, फिर आस्ते आस्ते बाकी प्रोविंसेस को भी दे दिया गया, आस्ते आस्ते सारे प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना दी गई, और फिर वो अपना खुद का लॉ बनाने लगे। इनफैक्ट बाद में इलेक्शंस भी होने लगे, जहां पे इंडिया की लोकल पार्टीज इलेक्शन जीतने भी लगी। ठीक है, ठीक है। सो और क्या हुआ 1861 में, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, which were established in 1862, 1886, 1897 respectively। so अब जो एक वाइसरॉय बैठते थे, वाइसरॉय ऑल्दो बंगाल में बैठते थे, बट वाइसरॉय ऑल ओवर इंडिया के
किंग थे, मतलब यू कैन से ही वाज द रूलर ऑफ द इंटायर इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस। और उनका अपना खुद 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 का एक काउंसिल था जहां पे 6 बंदे थे प्लस 3 इंडियन बंदे, तो 9 बंदे थे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और उनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को नहीं दिया गया था अभी तक, वहां पे सारे फिरंगी सारे फॉरेनर भी थे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ज्यादा पावर थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियंस भी थे, बट मेजोरिटी ऑफ देम वेर स्टिल फिरंगी फॉरेन मेंबर्स। और ये फिरंगी को कहा जाता था ऑफिशियल मेंबर्स, और इंडियंस को कहा जाता था अनऑफिशियल मेंबर्स या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसरॉय का अपना खुद का था, जो लॉ बनाता था एज अ सेंट्रल पार्लियामेंट फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। लेकिन अब बॉम्बे, मैड्रास, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है, और पंजाब, इस टाइम तक पंजाब भी उनके कंट्रोल में आ गया था आफ्टर दी एंग्लो पंजाब वॉर, एंग्लो सिख वॉर। सो ये सब जो प्रोविंसेस जो उनके कंट्रोल में थी, इन प्रोविंसेस को भी उन्होंने एक एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया कि तुम भी ले लो, तुम भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ले लो, तुम अपना लॉ कुछ लॉ खुद बना लो, तुम भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ले लो, तुम भी ले लो। सबको एक छोटे छोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल सबको दे दिए गए। सो आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व मोर इंडियन पीपल, ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट सम पावर्स, थोड़े पावर्स को नीचे तक दिया जा रहा है, ताकि इंडियंस को लगे कि हाँ ब्रिटिश एक्चुअली हमें बहुत अच्छे से रूल करना चाह रहे हैं, दे आर गिविंग अस राइट्स, और ब्रिटिश रूल चलता रहे। सो इसके लिए ये पावर डिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। सो पंजाब में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी उत्तर प्रदेश आज का जो है, और बंगाल, इन सब जगहों पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिए गए। दीज आर लाइक स्टेट असेंबलीज। सो वाइस रॉय जो जो लेके बैठे हुए हैं, वाइस रॉय का जो काउंसिल है जहां पे 6 बंदे प्लस 3 इंडियन बंदे, वो आप मान लीजिए दैट इज लाइक द सेंट्रल पार्लियामेंट, जैसे आज दिल्ली का पार्लियामेंट है वैसा है वो। और ये जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रहे हैं, दीज आर लाइक द स्टेट, आज जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उस तरह का ये छोटे छोटे अपने अपने प्रोविंसेस में लॉ बनाने के लिए बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम, ये जो कैनिंग साहब थे, कैनिंग साहब ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था 1859 में। क्या सिस्टम स्टार्ट किया था कि कैनिंग साहब वाइसरॉय थे, इनका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग थे, पहले क्या होता था कि जो भी मुद्दा हो सारे लोग डिस्कस करेंगे। सो मान लीजिए मुद्दा इज रिगार्डिंग से डिफेंस एक्सपेंडिचर, मुद्दा इज रिगार्डिंग से बजट, मुद्दा इज रिगार्डिंग से लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा मान लीजिए है रोड बनाने के लिए, जो भी मुद्दा हो, वाइसरॉय सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बंदों के साथ बैठ के डिस्कशन करते थे और डिसीजन लिया जाता था। फिर वाइसरॉय साहब ने, कैनिंग को लगा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, एक एक बंदे को कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि वो वही चीज देखेगा। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक बंदे को बोला गया कि आप सिर्फ डिफेंस के मैटर्स को आप देखिए, आप जो बोलेंगे वो बाकी लोग मानेंगे। डिफेंस हो गया आपका हिस्सा, माने आपका पोर्टफोलियो हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, आप उसको देखिए। बजट एक दूसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर को दे दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर एक दूसरे को, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक दूसरे मेंबर को। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को एक एक टॉपिक सब्जेक्ट पकड़ा दिया गया, एक या ज्यादा सब्जेक्ट पकड़ा दिए गए कि ये दिस इज योर बेबी, ये आपका मुद्दा है, ये आपका सब्जेक्ट है, इस पे जो भी फैसला लेना होगा, इस पे जो भी डिबेट डिस्कशन होगा वो आप करके हम लोग को बता दीजिए, हम लोग मान लेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पहली बार हम देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो, व्हाट इज पोर्टफोलियो। आज जो अमित शाह हैं उनके पास क्या है, होम मिनिस्ट्री है। सो कहेंगे कि होम मिनिस्ट्री इज हिज पोर्टफोलियो, उनके अमित शाह के पोर्टफोलियो में होम मिनिस्ट्री है, राजनाथ सिंह के पोर्टफोलियो में डिफेंस मिनिस्ट्री है। सो आज क्या होता है कि जैसे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी एक मिनिस्टर एक या ज्यादा डिपार्टमेंट्स का माई बाप होता है, उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि वो ही इज द मिनिस्टर फॉर दैट डिपार्टमेंट। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। सो ये पोर्टफोलियो सिस्टम की स्टार्टिंग यहां से होती है। लॉर्ड कैनिंग ने इसको 1859 में ऐसे ही अनऑफिशियली स्टार्ट किया था, जस्ट टू मेक टास्क इजियर, कि हर एक बंदे को हर एक मामले में नहीं घुसना पड़ेगा, हर कोई अपना एक एक सब्जेक्ट ले लेगा और उसमें ही स्पेशलाइज करेंगे, उसमें ही अच्छे से काम करेंगे। सो ये पोर्टफोलियो सिस्टम को भी 1861 के काउंसिल्स एक्ट ने इसको ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया। सो the 1861 act gave recognition to the portfolio system that was introduced by Canning in 1859. Under this,
A member of the Viceroy's Council was made in charge of one or more departments of the government, and he was authorized to issue final orders on behalf of the council on the matters of his department. उसको जो डिपार्टमेंट दिया गया है उस पे वो फाइनल डिसीजंस एक बंदा दे सकता है, और ऐसा माना जाएगा कि ये सारे काउंसिल का डिसीजन है। सारे काउंसिल को डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, एक ही बंदा डिसाइड करेगा, बट मान लिया जाएगा कि सारे काउंसिल का डिसीजन है। जैसे कि अगर होम मिनिस्ट्री का कोई डिसीजन होता है, वो डिसीजन मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, ऑल्दो वो डिसीजन होम मिनिस्ट्री का, अमित शाह का होता है। सो दिस इज पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि स्टार्ट हुआ इस टाइम पे। 1861 एक्ट ऑल्सो empowered द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। वाइसरॉय को थोड़ा सा पावर दिया गया कि अगर उनको लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है कि आस्ते आस्ते इंडियंस को घुसाया जा रहा है, 6 फॉरेनर बंदे हैं और 3 इंडियन बंदे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो आस्ते आस्ते इनको ये भी लग रहा है कि आज तो हमने जो राजा महाराजा को घुसाया है वो हमको अपोज नहीं करेंगे, बट इन फ्यूचर ऐसे इंडियन बंदे आ सकते हैं जो हमारे डिसीजन को अपोज करें। ठीक है, हमारे डिसीजन को अपोज करें। तो ऐसे ऑपोजिशन के ऊपर ओवरराइड करने के लिए वाइस रॉय को पावर दिया गया कि वाइस रॉय इवन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो डिसीजन हो उसके खिलाफ जाकर भी वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। आज देखिए क्या है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का पावर है, बिल्कुल है। किसके पास है? गवर्नर के पास है और प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस कब इशू करते हैं? वो तब इशू करते हैं जब लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है, अगर वो सेशन में नहीं होता है, अगर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी सेशन में नहीं है, उनकी छुट्टी चल रही है, उनका ब्रेक चल रहा है, तब इमरजेंसी में अगर लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ बना देते हैं। लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है कि यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में अगर रहे तो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसीजन के खिलाफ जाकर उसके डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और ऐसा ऑर्डिनेंस 6 महीने तक चलेगा। उसको बार बार वो रिन्यू कर सकते हैं। सो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को बार बार मिसयूज किया था वाइस रॉयज ने इंडिपेंडेंस के पहले। वो यहीं से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ। उसके बाद आगे जाके जो मैंने बताया कि 1937 तक इंडिया में ऐसा दौर आ गया था कि इलेक्शंस हो रहे थे, और इलेक्शंस में प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट भी फॉर्म किया था। लेकिन अक्सर सिंस ये लोग नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, ये बंदे जब पावर में आए तो अक्सर ऐसे लॉ पास करने की कोशिश करते थे जो कि एंटी ब्रिटिश हो, जो कि ब्रिटिश को पसंद नहीं आता था। तो वैसे में ये ऑर्डिनेंस वाले पावर का यूज करते हुए जो वाइस रॉय हैं वो ऐसे लॉज को स्ट्राइक डाउन कर देते थे, उसको ओवरराइड कर देते थे, उसके खिलाफ वो एक अपना खुद का ऑर्डिनेंस पास करके इसको टोटली नल एंड वॉइड कर देते थे। ठीक है। सो ये वाइस रॉय को ये जो पावर दे दिया गया कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी को ओवरराइड कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर स्टार्ट्स इन 1861। आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट जो है वो है लास्ट काउंसिल एक्ट, वो है 1892। सो 1861 के बाद, 1861 के अब 33 सॉरी 31 साल के बाद 1892 1892 में एक काउंसिल एक्ट पास किया गया। ये काउंसिल एक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इस काउंसिल एक्ट में क्या हुआ? इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो सेंटर में जो उनका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो अभी भी बंगाल में बैठ रहा था, दिल्ली में नहीं गया था, जिसमें वाइसरॉय बैठते थे अपने मेंबर्स के साथ। सो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो प्रोविंसेस को भी छोटे छोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दिए गए थे, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों में नॉन ऑफिशियल यानी कि इंडियन मेंबर्स की बढ़ोतरी की गई, उनका नंबर बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? काफी डिमांड आ रही थी चारों तरफ से। ठीक है। अब समझ देखिए कि हम 1892 में पहुंच गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडिंग ऑलरेडी हो चुका है। बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे, और लैंड होल्डर सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल बॉडीज बन चुके थे जो डिमांड कर रहे थे बार बार कि और इंडियंस को इंक्लूड किया जाए वाइस रॉय के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में। सो उनकी डिमांड, उनकी प्रेशर, बढ़ते प्रेशर को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनके नंबर्स बढ़ा दिए। It increased the functions of the legislative councils and gave them power to discuss the budget.
सो अब 1860 में इन्होंने बजट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब 1892 में आके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जिसमें कुछ इंडियन बंदे भी हैं, प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी कुछ इंडियन बंदे भी हैं, ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर दिया गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, पहले उनको बजट भी डिस्कस नहीं करने का पावर था, बट 1892 में उनको पावर दिया जा रहा है कि वो डिस्कस कर सकते हैं। उनको अभी भी इतना पावर नहीं दिया गया था कि वो वोट करके बजट को कैंसिल कर सकें। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बजट में 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज सैंक्शन किया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि टुवर्ड्स वॉर इन अफगानिस्तान, एंग्लो अफगान वॉर के लिए पैसे सैंक्शन कर रहे हैं। जो इंडियन बंदे हैं काउंसिल्स में, प्रोविंशियल काउंसिल्स में या सेंट्रल काउंसिल में, उनको उनकी इच्छा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये पैसा इंडियंस के हेल्थ में, एडुकेशन में यूज होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रोड्स के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। वॉर में खर्च नहीं कर रहा है। वी डोंट वांट वॉर इन अफगानिस्तान, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। ब्रिटेन अपना साम्राज्य फैला रहा है, इंडियंस को कोई फायदा नहीं है, हमें लड़ाई नहीं चाहिए तिब्बत में या बर्मा में या अफगानिस्तान में। हम ये पैसा सैंक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस बजट को अपोज करेंगे और इसको वोट आउट कर देंगे, वोट करके इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये पावर नहीं दिया गया था, ये पावर अभी भी नहीं दिया गया था। अभी सिर्फ पावर दिया गया था डिस्कस करने का। सो जो काउंसिल के बंदे थे वो डिस्कस कर सकते थे कि हमें ये पसंद आया, ये अच्छा है, ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, और कुछ सजेशन देना, तो सजेस्ट कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, बट अभी भी उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकते थे। फाइनल डिसीजन अभी भी वाइस रॉय का होता था और वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिसमें इंडियन बंदे थे वो सिर्फ डिस्कस कर सकते थे। फाइनल डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होता था जिसमें सिर्फ फिरंगी बंदे होते थे। ठीक है। सो डिस्कसिंग का पावर दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council। ठीक है। सो अभी तक क्या होता था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी जो वाइसरॉय वाला काउंसिल है, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और कुछ प्रोविंशियल काउंसिल्स भी हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। सेंट्रल में क्या है, मैंने बताया कि 6 बंदे पहले हुआ करते थे, जो ऑफिशियल या फिरंग बंदे थे। 3 नॉन ऑफिशियल या इंडियन बंदों को ऐड किया गया। उस तरह से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी कुछ इंडियन बंदों को, जो प्रोविंसेस में, राज्यों में जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसमें भी कुछ इंडियन बंदों को इंक्लूड किया जा रहा था। लेकिन क्या था कि ये जो इंडियन बंदे हैं, कौन से 3 बंदे होंगे भाई, ये राजा, ये महाराजा, ये सर दिनकर राव, ये कौन चूज कर रहा था? ये वाइस रॉय चूज कर रहा था। वाइस रॉय वॉज डिसाइडिंग कि मैं इस बंदे को चूज करके लाता हूं काउंसिल में। वाइस रॉय को जो पसंद आता था, जो भी चापलूसी कर सकता था, उसको चुनते थे। सो वाइस रॉय वॉज चूजिंग इट। इट वॉज नॉट एन इलेक्शन, इट वॉज अ प्योर सिलेक्शन बाय द वाइसरॉय। सिमिलरली यहां पर भी जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर हुआ करते थे, जैसे आज गवर्नर होते हैं, वैसे प्रोविंसेस में भी गवर्नर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मैड्रास प्रेसिडेंसी में, आगरा में, नॉर्थ वेस्ट, ये सब में गवर्नर्स थे। ठीक है। सो गवर्नर्स इंडियंस को चूज करते थे फॉर प्रोविंशियल काउंसिल्स, और वाइसरॉय चूज करते थे इंडियंस को फॉर द सेंट्रल काउंसिल। और ये चूज ऐसे लोगों को किया जाता था जो लोग चापलूसी कर सकते हैं, जो लोग चाटुकार हो सकते हैं, जो लोग एंटी ब्रिटिश बातें नहीं करेंगे। प्योर सिलेक्शन। बट 1892 में पहली बार हमें दिख रहा है कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप का हो रहा है। एक्चुअली इलेक्शन कहना गलत होगा, बट कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा था, लाइक इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉट इलेक्शन बट सिमिलर टू दैट। क्या था कि अब वाइस रॉय अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते थे। वाइस रॉय को कुछ बंदे, सो देर आर सम बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या कुछ बॉडीज का नाम दिया हुआ है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए recommendations from the provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce। सो जो वाइस रॉय है, उसको एक बिजनेसमैन की बॉडी थी बंगाल में, जहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग आके बैठते थे, बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। अभी भी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की, ये सब आप सुनते होंगे। सो वैसा ही एक बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स था। बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में बड़े बड़े बिजनेसमैन बंगाल के आके बैठते थे। कि बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और राज्यों में, प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यहाँ के बंदे, बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदे कुछ नाम सजेस्ट करेंगे वाइस रॉय को कि डियर वाइस रॉय, आप एज बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हम ये दो बिजनेसमैन का नाम दे रहे हैं, या हम इस सोशल वर्कर का नाम दे रहे हैं, या हम इस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम दे रहे हैं, प्लीज आप इसको चूज कर लीजिए इन एज एन इंडियन इन द काउंसिल। सो वाइस रॉय वो नाम चूज करते थे, जो ये बंदे नाम रेकमेंड करते थे, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स या प्रोविंशियल काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये जो नाम रेकमेंड करते थे वाइस रॉय को, वाइस रॉय वो नाम चूज करते थे। एक्चुअली वाइस रॉय इस नाम को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते थे, उनको वो पावर दिया गया था, बट ज्यादातर टाइम वो नाम को रिजेक्ट नहीं करते थे, चूज कर लिया करते थे। सो अब आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं कि वाइस रॉय अपने मन से चूज नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं और वो नाम वो चूज कर रहे हैं। और सजेस्ट कौन कर रहा है? कुछ इंडियंस कर रहे हैं। बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में इंडियन बिजनेसमैन थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ इंडियन मेंबर्स थे, ये लोग कुछ नाम रेकमेंड कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग सम पीपल हु आर बीइंग चोजन बाय वाइस रॉय, बट दे आर पॉपुलर अमंग इंडियंस, वो इंडियंस के में पॉपुलर है। तो ऐसे लोग भी अब चुन के जा रहे थे और वाइस रॉय उनको भी चुन के काउंसिल में ऐड कर रहे थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो एकदम ब्रिटिश के चाटुकार नहीं थे, पोलाइट थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में पोलाइटली बात करते थे, बट ब्रिटिश के अगेंस्ट में बात कर सकते थे, इंडियन इंटरेस्ट के लिए बात कर सकते थे। ऐसे लोग अब चुने जाने लगे, क्योंकि बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये सब बॉडीज में इंडियंस थे, ये इंडियंस कुछ नाम रेकमेंड कर रहे थे और वाइस रॉय उनको डाल रहे थे। अब राजा महाराजा जिसका मन, किसी राजा को चूज करने का मन किया तो वो नहीं चलेगा, वो कुछ इंडियंस नाम रेकमेंड कर रहे थे, वाइस रॉय उसको चुन रहे थे। तो कुछ नेशनलिस्ट लोग भी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहे थे। वैसे ही प्रोविंसेस के लिए भी कुछ था, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, म्यूनिसिपल बोर्ड्स, कुछ बॉडीज का नाम दिया गया था कि ये बॉडीज नाम रेकमेंड करेंगी, वो उन बंदों को गवर्नर बोलेंगे ठीक है मैं इनका नाम को सहमति देता हूं। और वो नाम कौन रेकमेंड करता था प्रोविंसेस के लिए? प्रोविंसेस के लिए फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द नेम्स वर रेकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चेंबर्स ऑफ बिजनेसमैन। ये लोग राज्यों में, प्रोविंसेस में नाम रेकमेंड करते थे गवर्नर को, और गवर्नर उनको चुन के अपॉइंट करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वी आर गेटिंग सम इंडियंस नाउ। उसका असर क्या हुआ मैं बताऊंगा। और ये दोनों पॉइंट को मिला के एक असर हुआ, मतलब अच्छा मैं आता हूं, पहले ये लास्ट पॉइंट खत्म कर लें। सो द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स। कुछ नॉन ऑफिशियल यानी कि जो इंडियंस के लिए जो सीट्स थी, नॉन ऑफिशियल सीट्स, इन बोथ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के लिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, इंडियन मेंबर्स, उनके लिए अब हमें एक लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप का दिख रहा है, जो कि प्योर प्योर सिलेक्शन नहीं है, ऊपर से सिलेक्शन नहीं है, नीचे से नाम रेकमेंड किए जा रहे हैं, इलेक्शन टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर इलेक्शन, बट हाउएवर कुछ इंडियंस इस तरह से अब जा रहे थे इन बॉडीज में। सो टू पॉइंट्स हियर, ये पॉइंट कि इंडियंस जा रहे हैं बिकॉज द नेम्स आर बीइंग नॉमिनेटेड नीचे से, एंड उनको पावर दिया गया है बजट डिस्कस करने का। ये दोनों को मिला के क्या हुआ कि पीपल लाइक फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये नेशनलिस्ट लीडर्स, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स के मेंबर थे। 1885, देखिए हम कब की बात कर रहे हैं, 1892, कांग्रेस हैज ऑलरेडी बीन फाउंडेड। 1885 में जो कांग्रेस की फाउंडिंग हुई थी, उसमें जो अर्लियर लीडर्स थे जिनको हम कहते हैं मॉडरेट्स, जो कि खुल के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते थे ब्रिटिश को, बट इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ब्रिटिश को ताने देते थे कि भाई आप लोग कुछ करो इंडियंस के लिए। सो ये मॉडरेट्स लाइक फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये पहुंच रहे हैं अब असेंबलीज में। क्यों? क्योंकि बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स या दूसरे बॉडीज हैं, इनका नाम रिकमेंड कर रहे हैं वाइस रॉय को, और इनको पावर दिया गया है कि बजट डिस्कस कर सकते हैं। तो अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डियर वाइस रॉय, आपका जो बजट है वो एंटी इंडियन है, आपके बजट में विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, हेल्थ के लिए, एडुकेशन के लिए कोई फंड्स नहीं है, लड़ाई के लिए फंड है जो हम नहीं चाहते हैं।
ठीक है, आपके यहाँ से पैसा आप ब्रिटेन में भेज रहे हैं, यहाँ से सैलरी आप दे रहे हैं उन बंदों को जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, पैसा इंडिया में खर्चा नहीं हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। सो ये सब डिस्कशन ये लोग करने लगे असेंबलीज में। स्पेशली गोपाल कृष्ण गोखले के डिबेट से सारे फिरंगी डरते थे। ये कहीं पे मैंने पढ़ा है कि जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता था तो सारे फिरंगी डरते थे कि यार अब ये गोपाल कृष्ण गोखले गोखले बोलना शुरू करेगा और बजट की धज्जियां उधेड़ देगा, बजट को ऐसा क्रिटिसाइज करेगा कि मतलब वो फिरंगी उसको डिफेंड डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और ये सब जो वो क्रिटिसिज्म करते थे, ये क्रिटिसिज्म कहाँ जा रहा था? ये सारा क्रिटिसिज्म पब्लिश हो रहा था, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रहा था, और वो न्यूज़पेपर्स इंडिया में जगह जगह पे पढ़े जा रहे थे। और बहुत सारे नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेसेस खोले थे, वो उनके न्यूज़पेपर्स ये सारे डिबेट्स को अच्छे से पब्लिश करते थे। गांव गांव में, हर एक टाउन में, हर एक शहर में, गांव में जो भी लोग पढ़ सकते थे वो न्यूज़पेपर्स को बैठ के नुक्कड़ पे पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और बाकी जो नहीं पढ़ सकते थे वो उसको सुनते थे। तो ऐसे करके ब्रिटिश का क्रिटिसिज्म आस्ते आस्ते लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होना शुरू हुआ बाय दीज मॉडरेट्स, और वो पब्लिश होना शुरू हुआ न्यूज़पेपर्स में। और फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू एक जगह पे आप पढ़ेंगे कि द न्यूज़पेपर्स इन दोस टाइम्स वेर नॉट न्यूज़पेपर्स, दे वेर व्यूज पेपर्स। क्योंकि उसमें नेशनलिस्ट की व्यूज पब्लिश हो रही थी, और वो पूरे कंट्री के लोगों का, आम आदमी का व्यूज बदलना शुरू कर दिया कि ये जो ब्रिटिश हैं ये बहुत अच्छे नहीं है, दूध के धुले नहीं है, ये हमारे माई बाप नहीं है, ये हमारा गला काट रहे हैं। और आस्ते आस्ते ये है, यहां से शुरू होता है द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। उसके दो प्रोविजन, नंबर वन कि इंडियंस अब चुन के आ रहे थे, नॉट बाय द वाइस रॉय बट नीचे से लोग नाम रिकमेंड कर रहे थे। और दूसरा कि बजट को डिस्कस कर सकते थे, उसको हम खारिज कैंसिल नहीं कर सकते हैं बट क्रिटिसाइज कर सकते थे। एज अ रिजल्ट अब लोग समझने लगे कि ब्रिटिश इज नॉट देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस। ब्रिटिश अपना अपना पॉकेट भर रहे हैं, सारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। और यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट ने स्पीड पकड़ना शुरू किया। ठीक है, सो दैट इज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे 1909, 1909, 1919 के बहुत सी इंपॉर्टेंट दो एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लक्ष्मीकांत में ये सब चीजें बहुत कुछ है जो नहीं दी हुई है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सिर्फ लक्ष्मीकांत रीड करने से, मगअप कर लेने से नहीं होगा। आप अगर समझेंगे कि चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो रहा है, एक मुद्दा दूसरे मुद्दे से लिंक कैसे है, अगर ये सब आप समझ पाएंगे तो आपको चीजें याद होंगी, आप उसको आंसर में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, सो उसीलिए मैं इस तरह से डिटेल में समझा रहा हूँ। सो प्लीज लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है इसमें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यस, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस। दिस इज चंद्रशेखर चौहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।